अरे बाकी तो नोट हो ही गया था कल। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड नोट कर लें। चलो, इसके बाद में ये तो थ्री इफेक्ट अपन ने पढ़े, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा, और एक लास्ट में आता है फोर्थ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसे ई इफेक्ट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या ई इफेक्ट। हाँ जी, इसमें लिखो पहला पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट शिफ्टिंग। पहले अपन एक बार नोट कर लेते हैं, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, complete shifting of pi electron under the influence of attacking reagent. Complete shifting of pi electron under the influence of attacking reagent. हाँ जी, नेक्स्ट लिखो, इट इज, देखो अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं होगा ना तो ये इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, रिएजेंट होगा अटैकिंग तो ही ये इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। इसका मतलब ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। अगर रिएजेंट है तो इफेक्ट होगा, रिएजेंट नहीं है तो इफेक्ट नहीं होगा। बाकी सब में ऐसा नहीं था, बाकी सब में किसी की जरूरत भी नहीं थी। जैसे कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन लगा है तो नाइट्रोजन की ईएन ज़्यादा है तो ये हमेशा अट्रैक्ट करेगा ही करेगा अपनी ओर। यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन पॉजिटिव। अब इसके अलावा और किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, यहाँ रेजोनेंस होगा तो होगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है, और किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मीजोमेरिक में, इसमें सॉरी इलेक्ट्रोमेरिक में अपने को अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत पड़ती है। तो अब लिखो, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, it is a temporary effect, which is observed only in presence of attacking reagent. Only in presence of attacking reagent. आगे लिखो, टाइप ऑफ ई इफेक्ट, टाइप ऑफ ई इफेक्ट, फर्स्ट लिखो प्लस ई इफेक्ट, इसमें लिखो इफ अटैकिंग रिएजेंट attack on
attack on atom which is gaining pi electrons. ठीक है, comma it is known as plus E effect. सेकेंड लिखो माइनस ई इफेक्ट. हाँ जी, सेकंड है माइनस ई इफेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा, देखो, इफ अटैकिंग रिएजेंट अटैक ऑन एटम, ये उस पर अटैक करेगा विच इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, लूजिंग पाई इलेक्ट्रॉन. आप ये नोट करो, फिर मैं अभी इन दोनों का मीनिंग समझाता हूं. हाँ बोलो बेटा. सर वो डांसिंग रेजोनेंस में एबीसी बनाए थे ना आपने, हाँ हाँ उसमें हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन तीनों के लिए था वो, हाँ, तीनों के लिए था ना, या फिर बी के लिए था? तो तीनों के लिए था ना. ए बी सी, पहला वाला ए, दूसरा वाला बीच वाला बी, साइड वाला सी. तो ए और सी तो इक्वली स्टेबल है, क्योंकि उनमें तो डांसिंग रेजोनेंस हो चुका है और बी में तो अभी होगा. बी तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, जहाँ स्ट्रेन है, ट्राइंगल में 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है, जहाँ रिपल्शन है उसकी वजह से, और ए और सी में वो रिलीव हो चुका है स्ट्रेन. नोट करो बेटा. हाँ जी, अब जैसे इसका मीनिंग समझो. यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल, ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये है न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. अब आप देखो बेटा, ये जब अटैक करेगा, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन. तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन पे, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन पे शिफ्ट हुए, तो ये कार्बन कैसा बन गया, इलेक्ट्रॉन रिच. पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन पे चले गए तो इस पर आएगा नेगेटिव और इस पर आएगा पॉजिटिव. जिसके पास आ गए उस पर नेगेटिव, जिससे दूर चले गए उस पर नेगेटिव, उस पर पॉजिटिव. अब जब ये इधर की तरफ शिफ्ट हुए तो इस पर नेगेटिव आया ना, तो ये भिखारी कहाँ अटैक करेगा, भिखारी इस कार्बन पे थोड़ी अटैक करेगा, भिखारी भिखारी पे थोड़ी अटैक करेगा. तो ये अटैक करेगा इस कार्बन पे. तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस एटम पर शिफ्ट हो रहे हैं, जिस पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है. पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस एटम पर शिफ्ट हो रहे हैं जिस पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है. तो ये तो है प्लस ई इफेक्ट. ठीक है, तो अपन एक काम कर लेते हैं, इसे अलग अलग ही बना लेते हैं यार. ये सी डबल बॉन्ड सी, अब ये इधर शिफ्ट होगा, इस पर ही अटैकिंग एजेंट अटैक करेगा. ये तो हो गया प्लस ई इफेक्ट. पर मान लो ये इस तरह से है. अब ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच, ये अपना लोन पेयर देगा. तो ये अपना लोन पेयर कहाँ देगा, जहां कहीं वैकेंट ऑर्बिटल होगा, जहां कमी होगी. ठीक है, तो यहां पर ये अगर अपना लोन पेयर इस वाले कार्बन को देता है, तो इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह तो क्रिएट करनी पड़ेगी. तो जब इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहे हैं, तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इधर की तरफ.
ताकि इधर क्या आ जाए पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या चला जाए नेगेटिव, और पॉजिटिव पे कौन अटैक कर दे, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे। तो आप देखो जहां न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है पाई बॉन्ड वहां से रिलीज हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं। ऊपर वाले में जहां पाई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था पाई बॉन्ड उसके पास ही गेन हो रहे हैं। समझ आ रहा है क्या बेटा बात? तो ये है, दिस इज प्लस ई इफेक्ट, ये प्लस ई इफेक्ट है, और ये नीचे वाला क्या है, माइनस ई इफेक्ट है। नोट कर लो भाई। क्या हो गया इतना नोट? समझ आ गया आपको? तो इस तरह से अपन ने ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट किया। बिल्कुल छोटा सा इफेक्ट है, तो ये तो अपने यूज भी नहीं आएगा ज्यादा। ये तो यूज कहाँ आएगा, रिएक्शंस के अंदर, ठीक है, यूज्ड इन केमिकल रिएक्शंस। यहां कोई ज्यादा लेना देना नहीं है इसका। अरे अपन को जीओसी में तो 3 इफेक्ट पढ़ने हैं, आई इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तो रिएक्शंस में यूज आएगा। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए, इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, वहां इलेक्ट्रॉन आ गए इधर से। चलो अब ये अपन, मैंने आपको बहुत सारे इफेक्ट के थ्रू कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, रेडिकल, इनकी स्टेबिलिटी समझाई। कहीं एरोमेटिसिटी आ रही थी, कहीं रेजोनेंस आ रहा था, कहीं डांसिंग रेजोनेंस आ रहा था, कहीं क्या कहीं क्या। तो अब इन सब का ओवरऑल इफेक्ट देखकर अपन ने एक ऑर्डर बना सकते हैं कि यार सबसे ज्यादा ये स्टेबल होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एक ऑर्डर होता है। आप चाहो तो याद करें, चाहो तो नहीं करें, पर कई बार जब कंफ्यूजन होता है तो इसे आप रेफर कर सकते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये। सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। ये वाला भी कैसा है, एरोमेटिक, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब तो ऑब्वियसली जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे
उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ सारे जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे सब आइडेंटिकल बनेंगे, जिसे बोलते हैं इक्वल आरएस। कि ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। क्या फर्क पड़ा पॉजिटिव उस कार्बन पे कि इस कार्बन पे, है तो कार्बन पे ही ना। फिर ये पाई इधर शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, फिर पाई इधर आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, इस तरह चलता रहेगा वो। यहाँ उतना रेजोनेंस नहीं होगा पर है एरोमेटिक। फिर ये क्या है, डांसिंग रेजोनेंस। अरे ये क्यों स्टेबल होगा, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होगा। फिर ये क्या है, यहाँ ये किसकी वजह से स्टेबल है, 9 अल्फा एच। ये किसकी वजह से स्टेबल है, 9 अल्फा एच। ये किसकी वजह से स्टेबल है, रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, यहां डांसिंग, ये डांसिंग रेजोनेंस, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। अब सर एक कंफ्यूजन है सर कंफ्यूजन क्या है कि सर रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है ना सर यहाँ अल्फा एच तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में उतनी स्टेबिलिटी नहीं आती। ठीक है, मेडिकल में मानते भी यही है, मेडिकल में क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर। तो अपने आगे भी कभी आएगा ना तो यही ज़्यादा आगे आगे लिखेंगे अपन। पर एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली ये देखा गया कि इस 9 अल्फा एच की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। तो यही क्वेश्चन अगर जेई में आएगा तो ये ऑर्डर आएगा और जो सही है। पर मेडिकल में पहले आ चुके हैं ये क्वेश्चन, आपके मॉड्यूल में है ये क्वेश्चन, उसने इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बता रखी है। तो जैसा पहले आ चुका है अपन तो उसी को रेफरेंस मान के चलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में इससे कम ये अल्फा, यहाँ तो 3 अल्फा एच इधर आ जाएंगे, 3 इधर आ जाएंगे, 6 अल्फा एच होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन फिर थोड़ा कम हो गया। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 3 अल्फा एच होगा केवल। ठीक है, तो इस तरह से अपन आप नोट करते चले इनको। देखो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये क्या है, इन नीट। अगर नीट में क्वेश्चन आएगा तो अपन इसको आगे रखेंगे।
हाँ जी, ये सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं और अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होते हैं। अनसैचुरेशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और मोर ईएन पर पॉजिटिव कम स्टेबल होता है। फिर ये लास्ट वाला आपको समझ में आना चाहिए। ये कौन समझा रहा था? ये दिस इज ब्रेड्स रूल। अरे पढ़ा है अपने ब्रेड्स रूल भाई। ब्रेड्स रूल पढ़ा है कि ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है ब्रिज हेड कार्बन पे। और ये वाला क्यों अनस्टेबल है? दिस इज एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एंटी एरोमेटिक तो लीस्ट स्टेबल होते हैं। हाँ जी, हो गया भाई। चलो एक बात देखो बेटा, ये डांसिंग रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है? ये एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है। अब यार सुनो, अच्छा कार्बोकेटाइन के बगल में ट्राइंगल आ जाए, मतलब साइक्लोप्रोपेन आ जाए, तो उससे डांसिंग रेजोनेंस हो जाता है। समझ गए? तो अभी तो 2 H और हैं इस पे, एक H को हटाकर मैं फिर से एक ट्राइंगल बना दूंगा बगल में, थोड़ा ये तो इधर भी डांस करेगा उधर भी डांस करेगा, फिर एक और H है अभी तो उसके पास। ठीक है, तो फिर तो यहाँ दो H को हटा के 2 ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं ना। फिर तो आप सोचो कितना डांस करेगा वो। ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट आती है। मतलब जब तीनों तरफ डांसिंग रेजोनेंस होंगे ना, तब उसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट, फिर उससे कम 2 डांसिंग। ठीक है, फिर उसके बाद में वो एरोमेटिसिटी, ये और ये इनका एक्चुअल ऑर्डर है। तो आप ये भी नोट कर लें एक बार। मतलब मोर डांस मोर स्टेबिलिटी, सो सिंपल। हाँ जी, हो गया भाई। पागल है गुरु, पागल है, इग्नोर कर। चलो सुनो, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल के बारे में। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल के बारे में। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, कार्बन रेडिकल डेफिशिएंट होता है कि रिच होता है?
कार्बन रेडिकल डेफिशिएंट है कि रिच है? डेफिशिएंट है, 7 इलेक्ट्रॉन है उस पे, कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन, 3 ने बॉन्ड बना लिए और एक अकेला बच गया, तो 3 बॉन्ड मतलब 6 और एक अकेला बच गया मतलब 7, तो 8 से कम है ना भाई। इसका मतलब ऑर्डर ऑलमोस्ट वही आएंगे जो कार्बोकेटाइन के थे, हल्का फुल्का चेंज आएगा बस। तो ये देखो सामने, ये 3 फिनाइल मतलब 3 बेंजीन रिंग, तो ये रेडिकल इधर भी रेजोनेंस करेगा, इधर भी रेजोनेंस करेगा, इधर भी रेजोनेंस, मोर स्टेबिलिटी। फिर अब 2 ही साइड रेजोनेंस करेगा, फिर एक ही साइड रेजोनेंस करेगा। अच्छा यहाँ रेजोनेंस थोड़ा कम होगा, ये तो पूरा रिंग में चलेगा तो 5, एक बेंजीन रिंग 5 RS बनाती है, 5 RS। यहाँ तो उतना RS बनेगा ही नहीं, बस 2 ही बनेंगे, एक ये और एक इसका। नेक्स्ट ये पाई इधर चला जाए, रेडिकल यहाँ आ जाए। फिर इस रेजोनेंस से भी कम स्टेबल होगा 3 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री वाला। अभी आप देखो, मैंने जब कार्बोकेटाइन बनाया था यहाँ पर, तब मैंने उसको यहाँ लाया था, इसके भी आगे, ये रहा। जब कार्बोकेटाइन था ना तो 3 डिग्री वाला ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा स्टेबल था 3 डिग्री वाला। लेकिन फ्री रेडिकल में ऐसा नहीं होता है, फ्री रेडिकल में रेजोनेंस ही स्टेबल ज़्यादा होता है, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन में उतनी स्टेबिलिटी नहीं आती है फ्री रेडिकल में, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो फिर इसके बाद में यहाँ 9 अल्फा एच, फिर 3 और 3 कितने आ जाएंगे, 6 अल्फा एच, फिर कितने आ जाएंगे 3 अल्फा एच। अरे भाई कार्बोकेटाइन, कार्बन रेडिकल और एल्कीन, इनकी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से भी तो देते हैं। कार्ब एनाइन के नहीं देते हाइपर कॉन्जुगेशन से, बाकी तीनों के तो देते ही हैं। तो इसलिए यहाँ पर फिर यहाँ कोई अल्फा एच नहीं है। अब ये एसपी अनसेचुरेशन है, अनसेचुरेशन से एसपी कैरेक्टर बढ़ेंगे, एस परसेंटेज एस बढ़ेगा। अरे sp3 में कोई पाई नहीं होता, ठीक है। sp2 sp के अंदर पाई कैरेक्टर बढ़ जाते हैं ना, एस परसेंटेज बढ़ जाता है। एस परसेंटेज बढ़ेगा तो en बढ़ेगी, और मोर en पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो रेडिकल भी तो पॉजिटिव चार्ज की तरह ही होगा, डेफिशिएंट। तो यहाँ ये कम स्टेबल है। अच्छा ये बेंजीन तो और भी कम स्टेबल है, क्योंकि वहां तो एक ही पाई बॉन्ड था। अरे वहां तो 2 ही sp2 थे, यहाँ तो 6 sp2 है। फिर ये वाला अनस्टेबल क्यों, क्योंकि तो sp है, इसकी en तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, 3.25 होती है उसकी तो, है ना। तो इस तरह से ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है, नोट कर लो बेटा। अगर कुछ भी लगे तो आप पूछ लेना भाई।
अरे हो गया क्या भाई? चलो, ये था कार्बन रेडिकल के बारे में स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कार्ब कैटायन हो गया, कार्बन रेडिकल हो गया। अब बात करते हैं कार्ब एनायन की। ठीक है, तो अनुकृति आप मुझे एक बात बताओ कि रेजोनेंस की वजह से कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन और कार्बन रेडिकल, इन तीनों में से किसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है? सबकी बढ़ती है, किसी एक की बढ़ती है? सभी की स्टेबिलिटी बढ़ेगी रेजोनेंस से। ठीक है ना? रेजोनेंस की वजह से चाहे रेडिकल हो, चाहे कार्ब कैटायन हो, चाहे कार्ब एनायन हो, वो चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा, रेजोनेंस में क्या होता है, चार्ज मूव भी तो करता है, तो चार्ज जितना ज्यादा फैलेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है? हाँ जी। अब अपन बात करते हैं कार्ब एनायन के बारे में। तो ये रहे कार्ब एनायन। ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होगा पहला वाला? क्योंकि ये एरोमेटिक बनेगा। अब देखो, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि पहले एरोमेटिसिटी देखनी है, कि पहले इनऑर्गेनिक के फैक्टर देख रहे हैं। क्या मतलब है इनऑर्गेनिक के फैक्टर का? कि नेगेटिव चार्ज अगर ग्रुप में होगा तो जहां साइज ज्यादा होगी वहां स्टेबल होगा। और पीरियड में एनायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? ईएन से। ग्रुप में एनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं साइज से। कि सर पहले हम ईएन देखें, साइज देखें, कि पहले हम एरोमेटिसिटी देखें? इन जनरल पहले साइज और ईएन देखी जाती है। इन जनरल पहले साइज देखी जाती है, फिर ईएन देखी जाती है। ये दो तो हैं इनऑर्गेनिक के फैक्टर। फिर उसके बाद में ऑर्गेनिक के फैक्टर देखे जाते हैं, कि पहले एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन 100% ऐसा कोई जरूरी रूल नहीं होता, बाकी तो फिर प्रैक्टिकल ऑर्डर होते हैं। तो यहां पहले एरोमेटिसिटी आ गई। अब आप देखो यहां पर ये नेगेटिव जब इधर जाएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो मोर ईएन पर नेगेटिव आ जाएगा, स्टेबल अच्छा खासा होगा। ठीक है, फिर यहां पर ये क्या है, एसपी कार्बन पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। फिर यहां अब देखो, रेजोनेंस से ज्यादा अपन ने एसपी कार्बन देख लिया। ये तो रेजोनेंस का, ये तो रिंग है ना, पाई बेंजीन रिंग है। फाई का मतलब क्या है भाई? फाई का मतलब ये फिनाइल रिंग है यहां पर, ये होता है फाई का मतलब। तो यहां 3 रिंग ज्यादा रेजोनेंस, 2 रिंग और कम रेजोनेंस, 1 रिंग और कम रेजोनेंस। यहां पर भी थोड़ा बहुत रेजोनेंस है। ठीक है, फिर यहां अगेन वही sp2 कार्बन पर। अच्छा, ये नेगेटिव रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? नेगेटिव का मतलब लोन पेयर। एक ही एटम पर पाई बॉन्ड भी है, उसी एटम पर लोन पेयर भी है, तो केवल पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर नहीं करता है। तो ये तो लोकलाइज है। sp2 पर नेगेटिव, sp2 की ईएन भी थोड़ी बहुत ठीक होती है 2.75। sp पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल था, sp2 पर नेगेटिव थोड़ा कम स्टेबल हो गया। अच्छा, यहाँ सारे के सारे sp2 हैं, यहाँ 2 ही sp2 हैं, तो मोर ईएन वाले यहाँ ज्यादा थे, यहाँ थोड़े कम हो गए, इसलिए नेगेटिव की स्टेबिलिटी भी कम। फिर ये sp3 पर नेगेटिव तो और भी कम स्टेबल हो गया। मैं लिखवा चुका हूँ, सैचुरेटेड एनाइन कम स्टेबल होते हैं, अनसैचुरेटेड एनाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ अब यार ये तो गजब हो रहा है, तो ये पहले से विचार में कर जाए, नेगेटिव चार्ज पहले से, इधर से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अरे प्लस आई लगेगा तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देगा, वहां नेगेटिव पे नेगेटिव और बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। अच्छा, यहाँ 2 तरफ से चार्ज बढ़ेगा, या तीनों तरफ से चार्ज बढ़ेगा, तो कम स्टेबल हो ही जाएंगे ऑब्वियसली। और ये वाला क्या हो गया? दिस इज एंटी एरोमेटिक, पाई सिग्मा नेगेटिव यानी लोन पेयर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया वो, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक तो लीस्ट स्टेबल होता ही है। तो ये कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं पहले तुम ये देखना, फिर ये देखना, फिर ये देखना, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, यहां प्रैक्टिकल ऑर्डर आते हैं, तो ये नोट कर लो बेटा।
हो गया इतना? इसके बाद में अगला पॉइंट लिखो, एसिडिक स्ट्रेंथ। ये वाला क्या बेटा? ये वाला? अरे ये तो नेगेटिव चार्ज कैसा है? डीलोकलाइज। और ये नेगेटिव चार्ज कैसा है? लोकलाइज। वो नेगेटिव चार्ज तो रेजोनेंस करेगा ना, उधर पाई इधर आ जाएगा, नेगेटिव उधर चला जाएगा। और ये तो लोकलाइज है। लोकलाइज चार्ज तो डिस्पर्स हुआ ही नहीं। हो गया बेटा इतना? चलो अब इसके आगे देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में समझो, सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं इनऑर्गेनिक वाले एसिड। इनऑर्गेनिक वाले जो स्ट्रॉन्ग एसिड अपन ने कभी, हो सकता है आपने कहीं पढ़े हो, आयनिक में पढ़े हो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो 6 एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं वहां। HClO4, H2SO4, HNO3 और 3 हेलोजन वाले HCl, HBr, HI। केवल ये 6 एसिड जो है वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं इनऑर्गेनिक में। तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो ऑर्गेनिक वालों से ज्यादा होती है। लेकिन अपने तो यहां ही आएंगे नहीं ऑर्गेनिक में, ये तो इनऑर्गेनिक वाले एसिड है भाई, यहां ये थोड़ी आएंगे। तो यहां सबसे पहले आएगा यहां ये सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड क्यों आएगा? क्योंकि H+ हटने के बाद में नेगेटिव आएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हो? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। H+ हटा के क्या बनाते हो? एनायन। अब वो एनायन यहां रेजोनेंस करके यहां नेगेटिव चला जाए, यहां रेजोनेंस करके यहां नेगेटिव चला जाए, तो क्या बनने वाला है? 3 = RS। उसके बाद में ये नाइट्रोफिनॉल, मतलब और यहां पर ये H+ हट जाएगा, क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये क्या लगाएगा? -M। ये क्या लगाएगा? -M। ये क्या लगाएगा? -M। तो -M कहां लगता है पता है ना आपको? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में वो ऑर्थो पोजीशन है, ये वाला कार्बन वाली, और इसके रेस्पेक्ट में सामने वाली पैरा है। तो उसके नेगेटिव चार्ज को तीनों के तीनों विड्रॉ कर लेंगे, खींच लेंगे अपनी ओर, तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो ही जाएगा। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद में यहां 2NO2 का -M लगेगा। इसके बाद में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का ये क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल में करवा चुका हूं। ये प्रैक्टिकल ऑर्डर जो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। ये रहा फॉर्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक ये एसिडिक एसिड। इसके बाद में आता है H2CO3, फिर आता है नाइट्रोफिनॉल। अब नाइट्रोफिनॉल में और तो पीछे क्यों चला जाता है? ये अपन रीजन पढ़ चुके हैं, कि देखो ये रहा, ये तो फिनॉल है, एक बार NO2 यहां पर है ऑर्थो पर, और ये फिनॉल है, एक बार ये NO2 यहां पर है। NO2 का क्या लगेगा? -M। क्या लगेगा? -M। इसका क्या लगेगा? -I। इसका क्या लगेगा? -I। लेकिन ऑर्थो वाले की हल्की सी कम हो जाती है, जबकि होनी चाहिए ज्यादा, H बॉन्डिंग की वजह से। भाई -M तो दोनों में सेम लग रहा है, ठीक है, तो यहां बनने वाला कॉन्जुगेट बेस तो -M से तो बराबर स्टेबल होगा, -I से तो ये ज्यादा स्टेबल करना चाहिए था। अरे क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट। ज्यादा पास में होगा तो ज्यादा विड्रॉ करेगा, फिर ये तो लफड़ा हो गया। ज्यादा स्टेबल, ज्यादा एसिडिक तो ये होता है, क्योंकि यहां पर ये जो H जो होता है वो क्या होता है? ट्रैप हो जाता है।
एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है, इसलिए बाहर इजीली नहीं डोनेट हो पाता। हल्का सा ही फर्क पड़ता है बस, ऐसे नहीं आप सबसे पीछे कर दो उसको, तो ये हल्का सा इसके एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसलिए पैरा ज़्यादा आ जाता है ऑर्थो से। फिर मेटा तो मेटा पे तो लगेगा, तो माइनस एम तो लगेगा नहीं, माइनस आई लगेगा वहाँ तो। फिर आ जाएगा फिनॉल, फिर आ जाएगा ये RNH3+, फिर आ जाएगा मिथेनॉल। मैंने आपको एक बात बताई होगी कि सारे के सारे अल्कोहल जो होते हैं उनसे पानी ज़्यादा एसिडिक होता है, केवल मिथेनॉल को छोड़कर। फिर इसके बाद में आ जाएगा क्या, वाटर, फिर आ जाएगा इथेनॉल, मतलब अदर अल्कोहल आ जाएंगे यहां पर, फिर एल्काइन, फिर NH3, RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH3, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा हाइड्रोजन। ये इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का एक्चुअल ऑर्डर है, तो आप ये नोट कर लें बेटा। ये नेगेटिव चार्ज है नहीं एक्चुअल में, था नहीं ना वो तो।
ठीक है भाई। करे इतना नोट। क्या इतना नोट हो गया बेटा? इसके बाद में अगला पॉइंट लिखो, टाइप ऑफ रिएजेंट। टाइप ऑफ रिएजेंट